स्वागत है आप सभी का 5 मिनट कंसेप्ट के इस नए सीरीज़ में। ये है वीडियो नंबर 10। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं भारत के बुलेट ट्रेन के बारे में। आपको बताएंगे कि जो बुलेट ट्रेन है कैसे जापान के बुलेट ट्रेन से अलग है। ये बात आपको बड़ा ही अजीब लग रहा होगा अगर आपने हमारे इसके पहले वाली वीडियो देखी है, क्योंकि मैंने इसके पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि जो भारत में जिस बुलेट प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है वहाँ भी हम जो है जापान का ही टेक्नोलॉजी यूज़ में लेने वाले हैं E5 सीरीज़ शिंकानसेन को। तो भैया फिर ये कैसे हमारे जापान के बुलेट ट्रेन से अलग होने वाला है जब हम वही मॉडल को यूज़ में लेने वाले हैं। तो जी हाँ, काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन हम इसमें करने वाले हैं, क्योंकि वहाँ की जो वेदर कंडीशन है, यहाँ की जो वेदर कंडीशन है थ्रू आउट द ईयर वो अलग होता है। वहाँ की जो रिक्वायरमेंट है, यहाँ की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग होता है। तो काफ़ी सारे मेजर हम लोग यहाँ पे मॉडिफिकेशन करने वाले हैं। तो वो सारे चेंजेस के बारे में जो है मैं आज बात करने वाला हूँ, आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। और क्योंकि ये पार्ट 2 है हमारे पहले वाले वीडियो का, तो यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊँगा कि ये जो बुलेट ट्रेन है वो कैसे हमारे नॉर्मल ट्रेन से अलग है, क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजी इसमें हमने यूज़ में की है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको कुछ नया तो क्या बहुत कुछ सीखने मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन किया जाने वाला है मेरे हिसाब से वो यहाँ के एक्सट्रीम क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए किए जाने वाला है। अगर आपको नहीं पता है तो हम बता दें, जापान में काफ़ी ज़्यादा ठंडा पड़ता है, एकदम एक्सट्रीम कोल्ड पड़ता है। गर्मी के भी दौरान जो है जनरली वहाँ पे 21 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। डिपेंड करता है प्लेस टू प्लेस पर। मैक्स टू मैक्स जो है आपका 35 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। पर यहाँ पे तो ये चीज़ नॉर्मल है, 30 डिग्री सेल्सियस तो नॉर्मल यहाँ पे रहता है। अभी जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे 33 डिग्री सेल्सियस है, तो बिना फ़ैन के मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि नॉइज़ ना आए। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे हमें 30 डिग्री सेल्सियस हमारे लिए कुछ नहीं है। और गर्मी के दौरान, गर्मी के मौसम में यहाँ पे इंडिया में कुछ ऐसे स्टेट है जैसे राजस्थान, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ता है। मतलब अप्रॉक्सीमेट 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। तो हम करने क्या वाले हैं कि हमारे बुलेट ट्रेन का जो आउटर बॉडी है और उसके अंदर की जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है उसको और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाएंगे, ताकि बाहर अगर 55 डिग्री सेल्सियस तक भी इंक्रीज़ हो जाए तो अंदर बैठे जो पैसेंजर हैं उनको थोड़ा भी गर्मी का एहसास ना हो और वो अपना जो जर्नी है बहुत ही आराम तरीके से पूरा कर पाए। और साथ ही साथ क्योंकि जापान में बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है तो वहाँ पे स्पेशल टाइप का हीटिंग मैकेनिज़्म जो है लगा रखा है, ताकि अंदर की जो एटमॉस्फेयर है उसको गर्म करके रखेगा। पर यहाँ पे इस हीटिंग मैकेनिज़्म का हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको हम लोग हटाने वाले हैं। तो ये आप एक बोले या दो मॉडिफिकेशन बोले, ये आपके ऊपर है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मॉडिफिकेशन किया जाने वाला है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट मॉडिफिकेशन हम करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि हमारे बुलेट ट्रेन के अंदर जितने भी इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल कंपोनेंट है, इंजन जो है उन सब में जो है हम फिल्टर लगाने वाले हैं। अब वाटर फिल्टर नहीं लगाने वाले, हम जो है डस्ट फिल्टर लगाने वाले हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इंडिया जो है एक डेवलपिंग कंट्री है। यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन का काम हर दिन होता है ऑलमोस्ट। बिल्डिंग टूटती है, नई बिल्डिंग बनती है, ब्रिज टूटता है, ब्रिज बनता है, रोड टूटता है, रोड बनता है। तो इस सारे प्रोसेस, इस सारे चीज़ में जो है काफ़ी ज़्यादा डस्ट का प्रोडक्शन होता है, डस्ट बनता है। अब ये डस्ट क्या होगा? ये डस्ट जो है हमारे इंजन के अंदर जा सकता है, जो भी हमारे क्रूशियल कंपोनेंट है उसके अंदर जा सकता है। इससे होगा क्या कि उसकी मेंटेनेंस की जो हमारे रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाएगी, यानी कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है मेंटेनेंस की वो बढ़ जाएगी। हमको बार बार मेंटेनेंस उसको करना पड़ेगा और लॉन्ग टर्म में जाकर के हमें जो है ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देने वाला है। इस वजह से हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम डस्ट फिल्टर लगाएंगे जो इस डस्ट को हमारे इंजन तक ना जाने दे, हमारे क्रूशियल कंपोनेंट तक ना जाने दे। अब जापान में दूसरी तरफ देखेंगे तो जापान में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, वो एक डेवलप्ड कंट्री है। वहाँ पर रोड चकाचक, बिल्डिंग चकाचक, हर कुछ चकाचक। वहाँ पर जो है डस्ट का जो है प्रॉब्लम बहुत ही कम है इंडिया के कंपैरिजन में, इसलिए ऐसा कोई भी डस्ट फिल्टर वहाँ पे नहीं लगा हुआ है। तीसरा जो मॉडिफिकेशन होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, यहाँ के लोगों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होने वाला है। आपने अक्सर देखा होगा लोग जो है काफ़ी ज़्यादा लगेज को लेकर के ट्रैवल करते हैं। अब ऐसे में जो E5 सीरीज शिंकानसेन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होता है। वो एक इंसान है तो एक बैग रख सकते हैं आराम से, पर यहाँ पे तो एक एक लोग जो है 4-4 बैग लेकर के ट्रैवल करते हैं। तो फिर कैसे हमारी जो बैग है उसको हम रखेंगे? तो इसके लिए जो है लगेज की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। क्या किया जाएगा कि जो लगेज रैक है जहाँ पे हम सामान रखने वाले हैं उसको और भी ज़्यादा स्पेसियस बनाया जाएगा, उसको और भी लंबा चौड़ा किया जाएगा। और साथ ही साथ जो लास्ट वाली जो कोच है उसको हम क्या करेंगे, उसके अंदर की जो सीट को निकाल करके हम उसको लगेज कोच बना देंगे। यानी कि अगर कोई बहुत ज़्यादा सामान, बहुत ज़्यादा लगेज लेकर के साथ में चलता है तो वो कुछ जो अपने लगेज है उसको वहाँ पर रख सकता है। पर कंडीशन ये है कि अगर आप सामान वहाँ पर रखना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, यानी कि वो चार्जेबल होगा।
तो ये कुछ 3 मेजर मॉडिफिकेशन किया जाएगा हमारे इंडियन बुलेट ट्रेन में, और इस तरीके से जो है हमारे इंडियन बुलेट ट्रेन जो है हमारे जापान की बुलेट ट्रेन से अलग होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा ट्रेन जो है, ये बुलेट ट्रेन है, वो नॉर्मल ट्रेन से कैसे डिफरेंट होता है। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी। मैंने आपको इंजन के बारे में बात किया था कि डिस्ट्रीब्यूटेड इंजन यूज़ में लेते हैं, इसके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बात किया था, इसका कॉनिकल नोज के रीज़न के बारे में बात किया था, और भी काफ़ी सारी आपको बातें बताई थी। तो थोड़ी बातें आपको और बताते हैं, थोड़ी जानकारी आपको और देते हैं, हमको बताते हैं कि कैसे ये बुलेट ट्रेन हमारे नॉर्मल ट्रेन से अलग है। तो देखिए, इस बुलेट ट्रेन को टिल्टिंग ट्रेन भी कहा जाता है। अब ये टिल्टिंग ट्रेन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें हम टिल्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ में लेते हैं। इसकी जो बॉडी है वो एक डायरेक्शन पे, किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे हमारी टिल्ट हो सकती है। टिल्ट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये हमारा बॉडी है, तो ये ऐसे टिल्ट हो सकता है और ऐसे टिल्ट हो सकता है। इसी को हम बोलते हैं टिल्ट टेक्नोलॉजी, इसकी बॉडी। अब क्यों टिल्ट होगा और कब टिल्ट होगा? आप जानते हैं कि जो ट्रेन होता है, जब किसी भी कर्व से गुजरता है, कर्व यानी कि जो टर्निंग आता है, तो वो कर्व से जब गुजरता है तो अक्सर जो है ट्रेन अपनी स्पीड को बहुत ज़्यादा कम कर लेता है और बहुत ही स्लो स्पीड में जो है टर्न लेता है। अब ऐसा क्यों करता है, इसके पीछे की रीज़न को आप जानना चाहेंगे तो आपको कहीं ना कहीं समझ में आएगा कि ऐसा इसलिए करता है कि अगर स्पीड में अगर टर्न ले तो ट्रेन हो सकता है गिर जाए, अपनी पटरी से उतर जाए और एक्सीडेंट होने का खतरा होता है। तो इस वजह से जो है वो अपनी स्पीड को कम कर लेता है। अब ऐसा क्यों, इसके पीछे की भी रीज़न जानने की कोशिश करेंगे कि स्पीड से वो जाए और वो गिर जाए, ऐसा क्यों। तो आपको कहीं ना कहीं समझ में आएगा कि एक फोर्स है जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो वो फोर्स एक्ट करता है, और जैसे जैसे आप हाई स्पीड में कर्व से टर्न लेंगे तो वो फोर्स की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ होता जाएगा, और कहीं ना कहीं ये जो फोर्स है वो हमारे ट्रेन को नीचे उतार सकता है। तो इस टिल्ट टेक्नोलॉजी की मदद से हम करते क्या है, ये जो फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसे कह रहे हैं, इस फोर्स को हम रिड्यूस कर देते हैं। अब इसको रिड्यूस करने से होगा क्या? इसको रिड्यूस करने से होगा ये कि जो हमारी ट्रेन है वो टर्निंग में भी, कर्व में भी बहुत ही हाई स्पीड से जो है वो चल सकता है। अब हाई स्पीड यानी कि हम कितना की बात कर रहे हैं यहाँ पे? हम 200 किलोमीटर पर आवर, 250 किलोमीटर पर आवर, इतनी स्पीड की बात कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि ये टिल्ट टेक्नोलॉजी कितना कमाल का है, और इसकी मदद से हम कैसे जो है हाई स्पीड में भी हम बहुत ही सेफली टर्न ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सस्पेंशन के बारे में। सस्पेंशन क्या होता है, क्यों यूज़ में लेते हैं इसको? सस्पेंशन यूज़ में लिया जाता है ताकि जो ट्रेन की जो जर्किंग है उसको रिड्यूस किया जाए, उसको कम से कम किया जाए। आपने देखा होगा बाइक में भी लगा हुआ होता है, कुछ स्प्रिंग टाइप का कुछ लगा हुआ होता है, जो स्पीड ब्रेकर होता है वहाँ पे आपका जो है उसको वो कम करे, ज़्यादा जर्क ना हो। या अगर आपका रोड नॉन लीनियर है, वो गड्ढा वड्ढा है, तो उसमें भी जो है आपको काफ़ी स्मूथ रिजल्ट देता है। तो इसलिए हम सस्पेंशन को यूज़ में लेते हैं। तो पहले जो ट्रेन आते थे वहाँ पे स्प्रिंग टाइप का लगा हुआ होता था, आपने देखा होगा। और फिर अभी जो आता है वो एयर सस्पेंशन यूज़ में लेते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होता है। और इसमें जो हम सस्पेंशन यूज़ में लेने वाले हैं वो एक्टिव सस्पेंशन होगा। इससे पहले जितने भी सस्पेंशन के बारे में मैंने आपको बताया वो सब पैसिव सस्पेंशन था। अब ये एक्टिव सस्पेंशन क्या होता है? एक्टिव सस्पेंशन का मतलब ये होता है आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें सेंसर लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर लगा हुआ है, जिसकी मदद से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपको और भी बढ़िया रिजल्ट देता है उन सब के कंपैरिजन में। तो मोटा मोटी मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसको कवर कर लिया है। उस वीडियो में काफ़ी सारी बातें बताई थी आपको। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हैं, मैं एंड स्क्रीन में आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी जो है आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करके बताएं, और कोई सवाल रह गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।